हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कन केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। चलो, आज मैं क्या लेके आया हूँ। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही करेंगे। ओके। तो यूनिट 4 से पहले मैं ये मत समझना कि यूनिट 5 को छोड़ देंगे, यूनिट 1 to 4 करेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलेगा। बट यूनिट 5 आपको नंबर स्कोर करने में थोड़ा आसान, मतलब आप क्या बोलते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 11 12 में पढ़ रखा होता है। इसको सिर्फ रिविजन करना है, इसको अपने दिमाग में लेके आना है। ठीक है ना। तो जितना भी चीज़ मैं अभी पढ़ाने वाला यूनिट 5 में, ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है। ठीक है। यूनिट उतना भी लिख के दिए आते हो तो कुछ तो नंबर मिलेगा ना। ये चीज़ है। ठीक है। वही बात मैकेनिज्म की या किसी चीज़ की। ठीक है, बनेगा तो बनना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से जो 8 से 9 क्वेश्चन ही रहे इसमें, बाकी 10वां क्वेश्चन तो रिपीटेड है वो। ठीक है, तो मैं उसका भी डाल दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के यूनिट 5 को। तो यूनिट 5 किसके बेस पे होगा आपका? ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। तो एक डाउट मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप एज अ इंजीनियर, कई लोग सोच रहे होंगे आप लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना आपको क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना। तो मैकेनिकल में जितने भी बहुत सारे ब्रांच होंगे, तो आपको मैकेनिकल में होगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे देख लेना आप अपने हिसाब से। मैकेनिकल होगा, सिविल है आपके पास, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है ना। इन सबको तो चलो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें केमिस्ट्री आपका डायरेक्टली अप्लाई होता है। ठीक है। लेकिन जो सीएससी वाला है या डीएस वाला है, या फिर आपके इससे रिलेटेड कोई और चीज़ है, जैसे कि सीएससी ही, तो पूरा चीज़ तो सीएससी में ही आ जाएगा ना आप लोगों का। तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के क्या कर लेगा? यही चीज़ होगा ना, सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आता है। तो मेरा मानिए कि ये बंदा यदि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ जाएगा, ठीक है ना, तो बाकी जितने इंजीनियर इधर वाले हैं ना, वो तो चलो जानता ही है, लेकिन ये वो अप्लाई नहीं कर पाएगा जो आप कर सकते हो। ठीक है ना। जो सीएससी वाला होगा, डीएस वाला होगा, या आप लोग डिकोडिंग करते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या वाट एवर। ठीक है ना। तो कैसे होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उसको, नहीं तो क्या होगा, अरे छोड़ो ना, इतना कठिन है, नहीं पढ़ेंगे। कठिन है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा ना अच्छे से। ये चीज़ है। तो जितने ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता केमिस्ट्री आपका। ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन, मान लो आपके पास A+B और C कोई कंपाउंड बनता है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे कि आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स 12th के क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है। मान लो ए आदि आपको पता चल जाए, मतलब आपको पता होगा ना स्टार्टिंग मटेरियल आप क्या लेने वाले हो, ये आपको पता होगा। बी भी आपको पता होगा, और आपको कंडीशन भी आपको पता चल जाएगा, कंडीशन अप्लाई कर दोगे। यदि आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई साइट या ऐसा कुछ बना सकते हो अपना डेटा साइंस या अपने सीएससी का नॉलेज यूज़ करके, कि ये प्रिडिक्ट कर सके ये कि ये जो कंपाउंड बनने वाला है कौन सा कंपाउंड बनने वाला है। ठीक है ना। यूजिंग एआई, आप एआई एमएल इस सब का यूज़ करके क्या कर सकते हो, एक algorithm सेट कर सकते हो। क्योंकि मशीन लर्निंग ये सब क्या होता है, algorithm ही बनाता है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हो। ठीक है। साथ में यदि केमिस्ट्री जानने मिल गई, जान गए थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। ठीक है। तो आपको क्या होगा, बहुत यूज़फुल तक होगा, बहुत यूज़फुल होगा आप लोगों को। ठीक है ना। तो ये आप एक सोसाइटी के लिए या एक रिसर्चर के लिए, या आगे वाले जितने भी जनरेशन है, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी में ले जाने के लिए आप उसको हेल्प कर सकते हो। ठीक है ना। तो डायरेक्टली नहीं होता अप्लाई, इनडायरेक्टली होता है। ड्रग मॉलिक्यूल में भी आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी होता है आप लोग, ठीक है, शायद नहीं जानते होंगे कई लोग। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में भी यदि आप ड्रग मॉलिक्यूल डिज़ाइन करते हो ना आप लोग, तो उसके लिए भी किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। या आप ऐसा बना सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, या ऐसा कोई डेटाबेस बना सकते हो, डेटाबेस जिसमें केमिकल बना हुआ है ऑलरेडी। ये चीज़ मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बना हुआ है, जैसे कि पब केम करके है एक। ठीक है, पब केम देख लेना यदि किसी को डाउट होगा, तो यदि लग रहा होगा तो पब केम क्या होगा, बहुत सारे केमिकल्स का डेटाबेस है ये। यदि आपको अपने रिसर्च या अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई केमिकल चाहिए होगा, तो आप यहाँ से जाके उसकी प्रॉपर्टी को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन जो ऑलरेडी सर्च्ड है या बना हुआ है उसी का दिखाएगा आपको, लेकिन जो अननोन होगा उसको नहीं बताएगा। ठीक है ना। तो जितने भी रिसेंट में भी न्यूली कंपाउंड डेवलप्ड हो रहे हैं, आप उसका भी एक डेटाबेस बना सकते हो, ताकि दूसरे किसी रिसर्चर को हेल्पफुल हो सके। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। डीएस यदि जान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप कोडिंग में ही करते रहो। जो चीज़ यदि आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर मिलेगा इसमें, और कुछ नहीं। ये थोड़ा सा रहा इंट्रोडक्शन, क्योंकि कहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों यूज़ होता है, क्या नहीं होता है, ये सब समझाने के लिए। एज ए इंजीनियर आप उसको सोचते नहीं है, बट आपको सोचना है अलग ही वे में, तभी आप थोड़ा कुछ अलग कर सकते हो दूसरों से।
ठीक है ना। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। मैं फिलहाल आपको टॉपिक में लेके आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है। तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन देखते हैं। कार्बोकेटाइन बनता कैसा है, मतलब बनता कैसा है ये, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज से। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज पढ़े होगे आप लोगों ने, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से दो चीज़ बनता है आपका, कार्बोकेटाइन और कार्बो एनायन बनेगा इसमें, ठीक है। तो जो कार्बोकेटाइन है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो क्या चीज़ होता है, अ कार्बोकेटाइन इज ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम दैट lacks अ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब इसका जो ऑक्टेट होता है कंप्लीट नहीं होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये इतना समझ में आ रहा आप लोगों को। एंड कार्बोहाइड्रेट हैव एन एंटी पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अ प्लेनर ज्योमेट्री एज द consequence ऑफ देयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ तीन चार पॉइंट इसके बारे में बताया, और ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये यू मस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक रैंडमली ले लिया किसी चीज़ का, ठीक है। लाइक ट्रिपल आर है इसमें, ये वाला। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये चीज़ है। तो इसका जो पी ऑर्बिटल होता है ना वो एम्प्टी होता है इसमें, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए इसमें, ठीक है। लिखा भी अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, कार्बोकेटाइन। अब इन दोनों के बीच में कितने का एंगल होगा, 120 का एंगल होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। देखो इससे आपका रिवीजन भी होता जा रहा है, ठीक है। तो जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं ना, यदि आप क्लास में भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, यदि पढ़े हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि हर टीचर आपको क्लास में अलग ही बताता है, ठीक है ना। तो अलग ही प्रभाव पड़ता है यदि आप क्लास से पढ़ते हो। तो ये तो सिर्फ पास होने के लिए, आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर तो बहुत कम नहीं होने वाला है इससे, सीधा बात बोलता हूँ मैं आप लोग से, ठीक है। तो इससे आप पास हो सकते हो, खाली अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हो, ये भी मैं बोल सकता हूँ। अभी आपके ऊपर है, आप इसको कैसे अप्लाई करोगे आगे वाले समय में। तो स्टेबिलिटी, अब कौन स्टेबिलिटी जो होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्बोकेटाइन को की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। यदि मान लो नंबर ऑफ कार्बन, इस कार्बन से जो कार्बोकेटाइन होगा कितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इससे जुड़ा है हुआ है, इस पर डिपेंड करता है कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी है। तो ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि ये मैं जो बनाया हूँ, ये टर्सरी का स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक कार्बन से तीन डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो टर्सरी होगा, ठीक है। सेकेंडरी और प्राइमरी फिर मिथाइल आएगा, ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। दिस इज ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन विच डिलोकलाइज द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज ना अपने आपस में, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ये आपस में चेंज होता रहेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस या समथिंग, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये चेंज होता रहता है आपस में। तो ये आपका पहला इफेक्ट हो गया या फैक्टर्स है, ठीक है। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस की वजह से फिर जो कार्बोकेटाइन होगा वो स्टेबल हो जाता है। तो कार्बोकेटाइन एडजेसेंट टू पाई बॉन्ड सिस्टम, पाई बॉन्ड सिस्टम में दो चीज़ को लिया गया है। एलिफैटिक होगा तो एलिलिक बोलना उसको, बेंजिलिक है तो बेंजिलिक कार्बोकेटाइन है वो अलग होता है, बेंजीन रिंग में होता है कभी भी वो, ठीक है। और स्टेबल, इसके बारे में मैंने पूरा ऑलरेडी क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, ठीक है। यू कैन गो एंड फॉलो इफ़ यू वांट, ठीक है। यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरे 12th की वीडियो में, ठीक है। आर स्टेबलाइज्ड एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओवर द मल्टीपल एटम में पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएगा, शिफ्ट होते चले जाएगा। तो ये इसका मतलब, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है ना वो चेंज होता रहता है इसमें। और तीसरा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइब्रिडाइजेशन, इस पर भी डिपेंड करता है आपका स्टेबिलिटी या फिर कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल ऑन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन लाइक वाइनिल एंड एराइल। एराइल कार्बोकेटाइन, एराइल का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप, ठीक है। यदि इस टाइप का कोई ग्रुप है ना तो उसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। देन ऑन sp हाइब्रिडाइज कार्बन ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ये चीज़ है। तो sp जिसमें होगा ना, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले में sp होता है, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड यदि सिंग दिखेगा आपको तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
सी डबल बॉन्ड सी दिखेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी दिखेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये रहा कार्बोकेटाइन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद देखते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। ठीक है, फ्री रेडिकल क्या होगा, फ्री रेडिकल कैसे बनता है आपका, होमोलाइसिस क्लीवेज से, होमोलाइटिक बोल सकते हो आप, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। इसलिए बोला मैं, ये सब बेसिक आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो 11th के ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, एज पर सीबीएसई सिलेबस। तो होमोलाइटिक क्लीवेज या इसी को बोलते हैं होमोलाइसिस। तो इससे क्या बनता है आपका, फ्री रेडिकल बनता है। तो अ फ्री रेडिकल स्पीसीज विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, एंड टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल डॉट, जैसे कि ये इस टाइप का होगा ना तो इसमें सिंगल डॉट दिखता है ऊपर में, तो उसकी वो बोल रहा है। एंड फ्री रेडिकल आर sp2 हाइब्रिडाइज विथ ए प्लेनार स्लाइटली पैरापिरामिडल ज्योमेट्री डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द रेडिकल सेंटर। तो होमोलाइटिक होमोलाइसिस में कैसे होगा, जैसे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है, कार्बन इसको ले लेगा, मतलब जो से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, तो ये आपस में क्या कर लेगा, कॉम्बिनेशन करता है, तो ये कार्बन कार्बन हो गया। मान लो यदि ऐसा होता है इसमें, यदि आप इसको हिट या फिर कोई रेडिकल यदि आप इसमें अप्लाई करते हो, तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला जाता है, तो दोनों आपस में बट जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज का मतलब टूटना होता है, तो ये क्या बना देगा, ये बनाता है फ्री रेडिकल। ठीक, ये डॉट दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है फ्री रेडिकल। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रिएक्टिव होता है बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, ये चीज़ होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, सेम होता है इसका भी स्ट्रक्चर, अनहाइब्रिडाइज कार्बन कंटेनिंग ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम होता है इसमें, जैसे कि कार्बोकेटाइन का होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले इसमें भी अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, सेम होता है, ठीक है, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट दैट द डिलोकलाइज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम चीज़ होता है जो कार्बोकेटाइन में होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का भी सेम है, सिमिलर टू कार्बोकेटाइन, रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड व्हेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डिलोकलाइज ओवर द 5 सिस्टम एलिलिक एंड बेंजिल। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, लिख के आ सकते हो। इसमें एक एक्स्ट्रा है कि स्टेरिक फैक्टर, मतलब स्टेरिक का मतलब होता है यदि कोई बल्की ग्रुप होता है ना प्रेजेंट, उसकी वजह से यदि कुछ रिपल्सन हो रहा है तो बोला जाता है। तो बल्की सब्स्टिट्यूएंट अराउंड द रेडिकल सेंटर कैन स्टेबलाइज द रेडिकल बाय रिड्यूसिंग इट्स रिएक्टिविटी, ठीक है, मतलब टर्सरी में कम होगा। स्टेरिक फैक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है, टर्सरी में होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई थिंक, ठीक है। तो ये डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला रिएक्शन दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको इसको बताना है क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग यही लिखोगे, ये मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है खुद का, ठीक है, उसी का है, इसमें डाल दिया हूँ, फिर से तो ना इसमें लिख के डालूंगा, मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट डाल के इसमें बना दिया है ताकि जल्दी से बना सकूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पता वीडियो डाल रखा है, ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ऑर्गेनिक के प्लेलिस्ट में जाके, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसके लिए बोल रहा हूँ। बाकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जो पूछा गया है उसी को ही पढ़ेंगे यहाँ पे फिलहाल हम लोग, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स when an electrophilic replace the functional group that is linked to the molecule। यदि कोई मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ कोई फंक्शनल ग्रुप है उसको ये रिप्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इस टाइप का है, इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहा है ना, तो आप इसको किससे वो बता सकते हो, ज़्यादातर ये आपके बेंजीन रिंग में होता है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग में ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो यदि इस टाइप का बेंजीन है, ठीक है, और यदि आपके पास कोई Cl है या कोई CH3 है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, मान लो क्लोरोबेंजीन बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया या व्हाटएवर। तो ये जो होता है आपके पास क्या, मान लो कोई ई ही प्लस है, तो ये आपस में आके जुड़ रहा है ना इसमें, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, मान लो
ये चीज़ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूजुअली द डिस्प्लेस्ड फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ज़्यादातर बोल रहा है। ठीक, एंड द फॉलोइंग इज, इतना देखो, इतना बता दिया तो आपको याद होगा ना क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो जस्ट इसको लिख के आइए अपने वर्ड में, एग्जाम में यही तो पूछा जाता है, यही। और इस टाइप का 10 से 9 क्वेश्चन ही पूछेगा आपको, तो इतना तो कर सकते हो। और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एंड द फॉलोइंग स्टेज आर ऑफन इंक्लूड इन अ 3 स्टेप। अब ये जो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो 3 स्टेप में फॉलो होता है। ठीक है, दैट जनरेट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला क्या होता है? प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है, बनाता है। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन जनरेट करता है। ठीक है, यह सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा विच इज एन इंटरमीडिएट। एंड तीसरा क्या होगा? रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द इंटरमीडिएट। फिर आपका, अब इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है? एल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है जो किसके हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये। ठीक है ना, यदि आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल मेकिंग सी ई बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ये देखो अब क्या होगा, जो बेंजीन होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा यहाँ पे, इसलिए ऑर्गेनिक जरूरी होता है बेसिक। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसके पास जो रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें रिच इन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। तो बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके अटैक करेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में। स्लो होगा ये वाला प्रोसेस। ठीक है ना, स्टेप 2 में क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस का प्रोसेस होगा। ये यहाँ पे आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन तो है ही ऑलरेडी वहाँ पे। ठीक, ये जैसे ये जुड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा देखो, मैं चाहता हूँ कि समझो भी उस चीज़ को। जैसे ई यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो होगा क्या? यहाँ पे एक, यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 बंद हो जाएगा कार्बन का, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होता है। तो ये डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव बनाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव बनाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज ओवर द रिंग ये क्या होने लगेगा? घूमने लगेगा। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर मतलब ये आपस में घूमने लगेगा, मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर होने लगता है इसमें, और कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर लिखा हुआ है। ठीक है ना, रिस्ट मतलब रिस्टोरिंग द एरोमेटिक, होता क्यों है ये? ताकि एरोमेटिसिटी को बना के रखे हुए। ठीक है, स्टेबिलिटी पे कोई, मेरे स्टेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए इसमें, स्टेबिलिटी तो उतना ही होना है बेंजीन का। ठीक है, अब क्या होता है? ये जैसे हुआ, तो अब जो आपके पास बेस होता है, ये बी का मतलब होता है बेस। ठीक है, बेस का काम क्या होता है? बेस कभी भी जो जिसके साथ रिएक्ट हो रहा है ना, वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, मतलब अब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये बेस क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन को लेके बाहर चला जाएगा, ये निकल के बाहर। ठीक है, अब क्या होगा? इस टाइप का बनेगा। आई होप यार आप इमेजिन कर पा रहे हो उसको। ये है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास ई है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो गायब हो गया यहाँ से। तो ये बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो ये बॉन्ड होता है ट्रांसफर कहाँ पे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, मतलब डबल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। और बन गया ना आपका। फिर ये जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये फास्ट रिएक्शन होता है, आपका ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा आपके पास। देखो मैकेनिज्म भी इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। फाइन, अब आता है सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वही होगा, अब न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा ये। ठीक है, द न्यू एटम फॉर्म फॉर्म्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच और एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। In this nucleophile gets attached to the positively charged atom or molecule of the other substance। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज बेस एंड लिविंग ग्रुप ऑफ ब्रोमाइन आयन। एक एग्जांपल बता दिए इसमें, जैसे कि आप मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किससे करा रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे हो। तो नॉर्मली यदि इसको देखा जाएगा तो कैसे होगा? इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हो? एक्वस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? NaBr बाहर होगा, देखने से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये वाला बाहर हो जाएगा, बाकी दोनों आपस में आके जुड़ जाएगा। यही दिख रहा है ना, OH है तो OH, OH यहाँ से CH3 है, मेथनॉल बनाएगा।
देखने से तो ऐसे ही हो रहा है, अब बनता कैसे है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। ठीक है, ये नॉर्मली है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा, और यहाँ पे जो हेलोजन हेलोजन हो या फिर कोई लिविंग ग्रुप हो वो बाहर हो जाता है इसमें। तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जुड़ गया, तो न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हो रहा है ना किसी भी कंपाउंड में, तो इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है दो टाइप का होता है, SN1 SN2। ट्वेल्थ में बड़े मजे से पढ़े हो इसको। ठीक है, तो उसको सीधा मैं यहाँ पे मैकेनिज्म बता रहा हूँ SN1 और SN2 का। तो SN1 कितने स्टेप में होगा, दो स्टेप में पूरा होता है ये। ठीक है, स्टेप वन में क्या होगा, सबसे पहले क्या बनाता है ये कार्बोकेटाइन। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पहले स्टेप में यही होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जनरेट कैसे होता है, देखो सी सिंगल बॉन्ड, इसके साथ कोई भी लिविंग ग्रुप जुड़ा होगा। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन एक और चला जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ और लिविंग ग्रुप भी बाहर हो गया इसमें। मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो रहा है। ठीक है, और लिविंग ग्रुप बाहर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस स्लो होगा आपका। तो ये पॉजिटिव बना, तो सबसे पहले क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन, ठीक है, जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है ना आपके पास, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, जोड़ दो भाई कार्बोकेटाइन पे, तो ये चला गया कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, अब आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इजी है। स्टेप वन स्टेप टू दो रिएक्शन है इसमें, दो स्टेप में होगा, और उसके बाद आता है आपका SN2 रिएक्शन, मतलब स्टेप टू, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड, देखो अब जो इस पे फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में बता रहे हैं। इफेक्ट द सॉल्वेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सट्रेट, एंड इफेक्ट द न्यूक्लियोफाइल एंड इफेक्ट द लिविंग ग्रुप, इस सब पे डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो जो आपका SN2 रिएक्शन होगा वो सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। ठीक है, थ्रू द इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बात से याद रखना आप लोग, ये जो आपका दिया हुआ है सेम कंपाउंड लिया हुआ है इसमें, बस हो सकता है यहाँ पे प्राइमरी लिया हुआ है, फिर से लिया हुआ था, बस यही अंतर है इसमें। ठीक है, तो इस पे क्या होगा ना, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये जो लिविंग ग्रुप है ये दोनों एक साथ काम करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बन पर आके अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ से बाहर होगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, साइमल्टेनियसली अटैक होता है उसमें, एक साथ दोनों काम करते हैं यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द बैक साइड, और एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जहाँ पे भी लिविंग ग्रुप होगा ना उसके 180 डिग्री पे ही वो या बैक साइड से ही वो अटैक करेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं, इधर से नहीं करता, जैसे कि इसमें क्या कर रहा था SN1 में, कहीं से भी कर रहा था, कोई इफेक्ट नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, जहाँ से लिविंग ग्रुप होगा उसके बैक साइड से ही क्या करेगा, वो उसको अटैक करेगा। ठीक है ना, ये इसका इंटरमीडिएट है क्योंकि इधर से कर रहा है इसलिए बैक साइड लगा रहा है, और ये ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं इसको। अब क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कहाँ पे बना, देखो OH, ये बना ना आपका कंपाउंड, पहले वाले में कहाँ बन रहा था, राइट साइड में। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होता है। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नाम सुने रहो इसमें फिलहाल तो। ओके, तो इसमें भी चेंज होता है, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा 12th में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, नेम रिएक्शन है, राइट द नोट ऑन गोमबर्ग रिएक्शन। तो गोमबर्ग रिएक्शन क्या होता है देख लेते हैं। कई लोग कमेंट करते हैं सर बहुत कठिन है ये वाला, ऑब्वियसली कठिन है, नो डाउट। ठीक है, मेहनत करोगे तो सब पॉसिबल है, नहीं करोगे तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं कोई शॉर्टकट वे नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लॉन्ग कट ही है, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो छोड़ छोड़ देना ये वाला क्वेश्चन, और क्या कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट है, और यदि मेहनत नहीं करोगे तो आपका ही फॉल्ट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोमबर्ग रिएक्शन। तो गोमबर्ग रिएक्शन इज जनरली क्लासिफाइड एज कपलिंग रिएक्शन, मतलब ये कपलिंग टाइप का रिएक्शन होता है। एंड these are those reaction in which two fragment are joined together। कपलिंग हो रहा है मतलब डेफिनेटली कोई दो चीज़ आपस में आके जुड़ेगा। ठीक है, एंड ज्वाइन टुगेदर द हेल्प ऑफ द मेटल कैटलिस्ट, मतलब किसी कैटलिस्ट की हेल्प से।
द मोस्ट कॉमन कपलिंग रिएक्शन इज क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन, आपने लिख दिया यहाँ पे। बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन किससे होता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। इसको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। जो बेस होता है कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, दोनों आपस में ये रिंग जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। कैसे जुड़ता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है मैकेनिज्म इसमें, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इसमें ना देखो क्या होता है। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, तो इसका जो यहाँ पॉजिटिव है ना, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर की ओर चला जाता है, मतलब रेजोनेंस होता है इसमें, ठीक है। तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। क्लोरीन तो बाहर में ही है। अब इसका रिएक्शन किससे करवाया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, ओ एच जो माइनस होगा वो कहाँ पे आकर अटैक करेगा? इस माइनस पे आकर अटैक करेगा ना, प्लस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यही तो किया इसमें, जैसे ये डबल बॉन्ड हुआ ओ एच को यहाँ ला के जोड़ दिया, ठीक है ना। अब सेम टू सेम आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है ऐसा वाला, ठीक है। तो ये वाला जो बना आपके पास, तो इसका जो लोन पेयर होगा ना ऑक्सीजन का, ये आके किस पे अटैक करता है? आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे, ठीक है ना, मतलब जो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं इसको, तो ये आके जुड़ेगा आपस में, ठीक है। तब क्या हो जाएगा देखो, ये दोनों रिंग आपस में आके जुड़ेगा ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा, माइनस प्लस। अब दोनों को लाके एक में जोड़ दिया इसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये आपस में आके जुड़ गया ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू, ये वाला। अब इसमें ना एलिमिनेट होता है, क्या चीज़ होगा देखो, यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है देखो, अब देख भी सकते हो आप लोग, ये वाला बॉन्ड ना, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है आपका, ये वाला मतलब यहाँ मेरा हैंड देखो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा येलो कलर का ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। ये बॉन्ड आपस में टूटेगा और क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा आपका एक मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चला जाएगा, बाकी ये कंप्लीटली इधर यहाँ पे रेजोनेंस होगा, उसको छोड़ो, ये कंप्लीट बाहर हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया हमने। और यहाँ से क्या बाहर निकलने वाला आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी बाहर निकल गया। बचा क्या? अरे भाई सब निकल रहा है तो बच क्या रहा है? बचा ये वाला चीज़, देखो ये भी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेडिकल फॉर्म होगा। तो ये रेडिकल देखो यहाँ पे बच रहा है, ये है रेडिकल, ठीक है। तो ये कौन सा बन रहा है आपके पास, एक रेडिकल बना रहा है, ठीक है। तो रेडिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें। अब उसके बाद जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, ठीक है, ऊपर में जो बेंजीन लियो ना, वो बेंजीन अब यहाँ पे आके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपस में भी इसमें क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू ये वाला बॉन्ड इधर की ओर आ रहा है। अब ये जो लोन पेयर है, सॉरी फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में आके जुड़ेगा, मतलब बेंजीन और ये जो फ्री रेडिकल था ना, ये आपस में आके यहाँ पे जुड़ रहा है, देखो। अब जुड़ेगा तो जुड़ तो गया, लेकिन अब इसमें रेजोनेंस का प्रोसेस अप्लाई होता है इसकी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। तो अब ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस, या आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सीधा इसमें भी जंप कर सकते हो, नो डाउट, ठीक, कोई गलत नहीं होगा इसमें। अब क्या होने वाला है इसमें, अब ये जो निकला है ना बाहर, ये महाराज ऑलरेडी सॉल्यूशन में है ये, तो ये क्या काम करेगा, अब ये आके रिएक्ट करता है इसमें, मतलब फ्री रेडिकल का, देखो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बन रहा था उसको घुमा के कहाँ पे चला गया, इधर आ गया पहले, फिर आपका फ्री रेडिकल चेंज हो गया इसमें, फिर फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया, देखो इधर से किधर आ गया, इधर की ओर आ गया। अब यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब ये वाला फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों का जो फ्री रेडिकल है ना, ये दोनों आपस में आके जुड़ेगा, जुड़ रहा है ना, दोनों आपस में आके जुड़ेगा, ये जितना है ना ये सब बाहर हो जाता है इसमें, देखो यहाँ बाहर हो रहा है, ले क्या चीज़ रहा है खाली है कंप्लीट, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये फ्री रेडिकल लेके चला जाता है बाहर, बाकी जो बचा है वो एज इट इज दिख रहा है आपको यहाँ पे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बार बार रिवाइज करके देखो। मैं इसलिए बच्चे लोग को नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ इसका जानबूझ के, ठीक है। यदि नोट्स दे दूंगा तो आप लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ोगे इसको और सब गलत करके आओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं किसी को कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं इसमें आपको देखना है और आपको बनाना है, देने में क्या दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होगा, आप लोग पढ़ोगे नहीं फिर, क्योंकि जितना कंफर्टेबल जोन में आपको ले जाऊंगा आप नहीं पढ़ते हो फिर, ये ऑलरेडी मैंने कर चुका है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, आप ही लोग के लिए, भलाई के लिए। और दूसरा है क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन को भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन किस चीज़ के लिए होता है, ये रिडक्शन मतलब तो समझते ही हो आप लोग, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप होगा ना वो अपने एल्केन में चेंज हो जाता है, मतलब
किसी जिंक और हाँ Zn मरकरी और H+ एसिडिक कंडीशन में, तो आपका जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में चेंज हो जाता है। यदि आप इतना भी यदि हाईलाइट करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो कार्बोनाइल कार्बन कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, सब में होता है, मे बी रिड्यूस केमिकली टू द एल्केन्स वाया द प्रोसेस कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है ना। अब ये इतना नहीं लिखना है तो मत लिखना, सीधा रिएक्शन लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या क्या होता है वो प्रोसेस है इसमें। तो ये इसका रिएक्शन है, कीटोन के बारे में बता रहा है। यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा इसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम के प्रेजेंस में विथ एसिडिक कंडीशन होना चाहिए, जरूरी है इसमें। ठीक है, तब ये किस में चेंज हो जाता है, आपका एल्केन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इजी है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। अब इसके मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म यदि इतना ही टफ लग रहा होगा तो मत करना, ठीक है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी। अभी प्रैक्टिकल ही स्टार्ट होगा 27 से, उसके बाद कहीं थ्योरी का आपका डेटा आएगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तब तक मैं यूनिट 4 को बना के डालूंगा कैसे भी तरह। नहीं तो 4 यूनिट तो है ही, इसके बेस पे बहुत नंबर तो आ ही जाएगा, इसका तैयारी करो। ठीक, तो ये कीटोन है, तो यहाँ भी क्या होगा, पोलैरिटी जनरेट होगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ पे आके अटैक करेगा, एसिडिक कंडीशन में होता है ना, HCl लेते हो जो आप, तो H+ के साथ आके रेट करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है। फिर जिंक आपके पास है ऑलरेडी, जिंक अमलगम। ठीक है, तो जिंक मेटल क्या होगा, एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके ये कहाँ पे आके अटैक करेगा, कार्बोकेटायन पे। जुड़ गया सब, देखो यहाँ पे ये भी बन गया, ये भी बन गया, दोनों जुड़ गया आपस में। ठीक है, और जो H+ है यहाँ पे, ये वाला H+ है ना के पास एसिडिक कंडीशन, तो ये वाटर क्या करेगा, फिर से प्रोटोनेटेड करेगा, और ये क्लोरीन क्या करेगा, इस Z+ जो है आपके पास, इसको यहाँ से Z+ आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। अब पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब रिच, जिसके पास भी रिच एन इलेक्ट्रॉन है वहाँ के अटैक करने वाला है इसमें, तो ये आके फिर से इसके पास अटैक करेगा। ठीक, तो बना क्या, ये वाला चीज़ बना। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन गया, ऑब्वियसली ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे, अनस्टेबल हो गया। ठीक है ना, अपना मतलब भागेगा यहाँ से, अब किसी ना किसी एटम को तो भगाएगा अपने से। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर गायब हुआ है इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करता है ना, तुरंत जैसे कि अनस्टेबल हुआ, तुरंत वाटर एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है यहाँ से। तो बचेगा क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा आपका, जो लिख दिया मैंने यहाँ पे बचेगा। फिर से क्या होगा, देखो अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन सॉल्यूशन के अंदर जिंक क्लोराइड होता है ना, जिंक होता है जो, वो जिंक इस क्लोरीन को लेके Zn क्लोराइड बन के बाहर निकलता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर जंप आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब तो समझ गए होगे कि ये जो नेगेटिव होगा ये यहाँ पे खुद सेल्फ वहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक होने वाला है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जिंक यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। जैसे जिंक यहाँ से गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, रिप्लेस हो गया। ठीक, ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव ने यहाँ पे यहाँ के कार्बोकेटायन पे अटैक किया, कार्बोकेटायन पे जैसे ही अटैक करेगा इसका तो सेटिस्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, कार्बन आयन बना दिया यहाँ पे। अब कार्बन आयन बना, इसका मतलब क्या होगा, जो H+ होगा वो आके यहाँ पे आके अटैक करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब इस जिंक पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए फिर क्लोरीन आके यहाँ पे अटैक करता है, और बाकी ये पूरा चीज़ इधर बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों बाहर आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है ना, ये प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करेगा और आपको एक कंपाउंड बन जाएगा। कितना लंबा प्रोसेस है देख लो आप लोग खुद। ठीक है, तो मेहनत ज़्यादा है, शायद आप लोग को ये क्वेश्चन बैंक बहुत काम यूज़फुल होगा, आई होप। ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये। तो यदि यूज़फुल है भाई तो ज़रूर लाइक करना मेरी वीडियो को, क्योंकि यही मेहनत दिखाता है। इतना मेहनत करके बना रहा तो लाइक तो बनेगा ही बनेगा, क्यों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना काफ़ी है मेरे लिए, इतना मेहनत करने के, इतना टाइम निकाल के बनाने के लिए। ठीक है, अब आता है तीसरा, होता है पैरासीटामॉल। ये 2000 लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया इसको। ठीक है, तो पैरासीटामॉल के बारे में जस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें कोई मैकेनिज्म ये सब नहीं लिखना आप लोगों को। तो इसका पैरासीटामॉल एसिटा अमीनो
अमीनोफिन नाम है उसका, कॉमन नेम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसको लिख के आना। केमिकल नेम क्या है इसका, मतलब वही IUPAC नेम, N 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, C8H9NO2। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैरासीटामोल कंसिस्ट द बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूटेड विथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड अमाइड ग्रुप इन पैरा पोजिशन। ठीक है, इसी यही वाला ध्यान रखना है इसको। तो ये बेंजीन रिंग है, इसके पैरा पोजिशन पे OH रहेगा और यहाँ पे NHNCOCH3 रहेगा। ध्यान रखना इसको, स्ट्रक्चर को। ठीक है, फिजिकल इसको फिर लिख के मत आना यार आप लोग, ठीक है, नहीं तो क्या चीज़ है इसको थोड़ी ना पता है। यदि लिख रहे हो तो पूरा इसमें लिखो, पैरासीटामोल स्ट्रक्चर जरूर बनाना आप, ठीक है, तो मतलब है। ये मत सोचना कि 2 लाइन लिख के आओगे तो फिर पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। लिखना ज़्यादा है और टाइम कम है आपके पास। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अपीयरेंस कैसा दिखेगा, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा मतलब कम डिसॉल्व होता है वाटर में। हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एथेनॉल एंड मेथेनॉल, कोई भी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होगा 169 to 170 डिग्री सेल्सियस। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, फार्माको पैरासीटामोल इज वाइडली यूज इज एनाल्जेसिस, मतलब पेन किलर होता है। ठीक है, पेन रिलीवर या पेन किलर। एंड एंटीपायरेटिक फीवर रिड्यूसर, जब आपको बुखार होता है तब आप इसको खाते हो, या पेन किलर भी होता है ये, जब बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, फिर तब तो भी इसको लिया जाता है, ध्यान में रखना। इट एक्सट्रैक्ट इट्स इफेक्टिव इफेक्ट द इनहिबिटर इनहिबिटिंग द साइक्लो, क्या लिखा है ये, साइक्लो ऑक्सीजिनेस OX एंजाइम्स। ठीक है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन विच मीडिएट द फीवर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को, बस मेनली क्या होता है उसके बारे में लिख देना। ठीक है, यूज़ क्या होता है इसका, रिलीफ फ्रॉम माइल्ड मॉडरेट पेन, हेडेक हो गया, टूडेच हो गया, मतलब यदि दांत पेन होता है उसमें भी इसको लेते हैं। एंड मसल्स पेन हो गया तो भी इसका यूज़ करते हैं। रिडक्शन ऑफ फीवर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन लाइक कोल्ड एंड फ्लू, इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसको पता ही, पैरासीटामोल तो बुखार जब आता है तब लेते हैं, इतना तो पता ही है आप लोगों को, तो इतना ही है इसमें। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें पूछा गया है, ठीक है, बेयर विलीगर, और यहाँ पे लिखा है मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं आपको क्यों ना बताऊँ मैकेनिज्म, पहले बताइए। ठीक है ना, जिसने भी करवाया होगा कि मैकेनिज्म नहीं बता रहा है तो फिर ये गलत है ना कि मैकेनिज्म नहीं करना है। भले आप उसको पढ़ो या ना पढ़ो बात की बात है, लेकिन एज ए टीचर आपको तो बताना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है, कि मैकेनिज्म होता कैसे इसका है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जो रियल में पढ़ के जाएंगे उसको, तो उसके लिए तो बेनिफिट होगा ना, और जो जितना मेहनत करेगा नंबर भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा सब लोग जानते हो, ठीक है। अ मटेरियल लॉस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन विच ऑफन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो मेनली जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बारे में लिख देना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन, मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा स्पीसीज में। It usually causes the substance oxidation state to grow and essential reaction in generation of energy, corrosion and other industrial process। अब ये कहाँ पे होता है यूज़, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे समझा दिया है ऑक्सीडेशन क्या होता है उसको। Na और Cl में क्या हो जाएगा, Na से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, Na का जो वो होता है ना इस टाइप का ऑक्सीडेशन, जो उसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तभी ये किस में चेंज हो जाएगा, N+ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो सोडियम पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई लेगा, ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्लोरीन होता है ना, तो इसके के पास कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास आउटर मोस्ट में। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और एज अ -4 यहाँ पे शो करता है उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को समझा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, गिव एन एग्जांपल। ठीक है ना, तो इसके उसका आपको बताना ही होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है उसको ज़्यादा हाईलाइट करना है आपको। ठीक है, ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। अब क्या होता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ये इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, और ये सिलेबस में भी है। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट यूजेस द peroxide as an oxidant to convert the ketone into ester। ठीक है ना, और साइक्लिक कीटोन टू
लैक्टोन। बोलना क्या चाह रहा है ये, बियर विनेगर ऐसा के मतलब ऐसा रिएजेंट या केमिकल रिएक्शन है जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या काम करता है ये, यदि आपके पास कोई कीटोन होगा ना उसको ये एस्टर में चेंज कर देता है। ठीक है ना, किस में चेंज कर देगा, एस्टर में चेंज कर देगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है ना। द रिस्पॉन्स हैज़ द नेम ऑफ टू पीपल हु इनिशियली रिपोर्टेड इन 1899, एडोल्फ वॉन बेयर एंड विक्टर विलीजर। ठीक है, ये हिस्ट्री वाला काम हो गया, याद आया तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एज ए नॉलेज इसको यूज़ करना, बाकी इसको इसको यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है ना। अब आते हैं इसके सिंगल स्टेप रिएक्शन में, कोई भी एक लिख देना, दोनों ज़रूरत नहीं है लिखने का। ठीक है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, वाट एवर यू वांट, एक सिंगल लिख सकते हो खाली, दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोनों टाइप का एग्जांपल बताया हूँ। तो ये क्या हो गया, कीटोन है नॉर्मली। अब ये जो पेरोक्साइड होगा वही पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड BF3 हो जाएगा आपके पास, एज अ ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसको जब कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट होता है आके, इसी को बोलते हैं एस्टर। और यदि आपके पास साइक्लिक कीटोन है, जिसको बोला जाता है क्या, साइक्लिक कीटोन है ना ये, और ये यहाँ पे क्या लिया हुआ है, पेरोक्साइड लिया हुआ है, यहाँ फिनाइल पेरोक्साइड लिया हुआ है, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिया, दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, चाहे आप Cl2 लिख के आओ चाहे आप DCM लिख के आओ, एक ही मतलब है दोनों का। फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन, इसी का स्ट्रक्चर है डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, तो दोनों लिख के आ जाओगे, मतलब आप समझ ही नहीं रहे हो कोई चीज़ यहाँ पे, ये मतलब है इसका। तो इसको DCM लिख के ही आना, या तो फिर ये लिख के आना, बस आपकी इच्छा। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, इसको बोलते हैं लैक्टोन। ठीक है, मैकेनिज्म देख लो। तो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये आपके पास क्या है, कीटोन है, और नॉर्मल कीटोन यूज़ है, ये R डैश लिया, मतलब यहाँ पे मान लो CH3 है तो यहाँ पे C2H5 होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप। सबसे पहले इसमें क्या होगा, BF3 जो रहता है ना, ये बी में क्या होता है कभी भी ना, ये याद रखना कि इसका जो p ऑर्बिटल होता है ना वो एम्प्टी होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद रखने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी मेरे ऑर्गेनिक की वीडियो में डल चुका है, सबसे पहला वीडियो मैंने वही बताया था बेसिक का, तो यू कैन गो हैव अ लुक वंस, ओके, एंड क्लियर योर डाउट फर्स्ट। डाउट और जो भी होगा, यदि आपको नहीं पता है तो जाके सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके, आप सीखोगे तो आपको काम आएगा इसमें। तो कीटोन है, तो ये क्या काम करेगा यहाँ पे, ये आके अटैक करेगा, अटैक करेगा, तो एक लोन पेयर का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव आना ही आना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है ना इसमें, इसीलिए। अब यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर है दोनों का, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है आपका, और ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होने वाला है, देखो अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला क्या चीज़ है आपका, पेरोक्साइड है ये, देखो दो ऑक्सीजन लिंकेज दिखेगा ना आपको, वो पेरोक्साइड होता है, याद रखना। ठीक है, अब ये पेरोक्साइड का यूज़ होगा इसमें, इसलिए पेरोक्साइड लेना जरूरी है इसमें, नहीं तो नहीं होगा। ये लोन न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इधर पे अटैक करेगा, देखो यहाँ पे है ना। अब ये दोनों बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इधर की ओर चला जाएगा। ठीक, तो रेजोनेंस के थ्रू ये बना ना आपका। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में आके जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ गए आपस में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, इसीलिए। ओके, ठीक है, ये वाला एक लोन पेयर यहाँ पे गायब हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए इधर चला जाता है, मतलब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो ये आपके इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, ये इधर आ गया, तो हो गया ना कंप्लीट, ये वाला H+ यहाँ से बाहर हो गया, आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब क्या होगा इसमें से, ये यहाँ पे जो होगा ना, ये यहाँ पे लिंकेज होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है यहाँ से। ठीक है ना, क्यों होता है ब्रेक, देखो यहाँ पे, जैसे कि ये लोन पेयर इसके पास आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड किसके पास आ जाता है, इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। तो ऑक्सीजन के पास जैसे आएगा, 3 बॉन्ड हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा सबसे यहाँ से। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल इधर बनाया, और ये जो पेरोक्साइड लिए थे ना वो बाहर हो जाता है इसमें। ठीक है ना, तो जो पेरोक्साइड लेते हैं वो वहाँ से बाहर चला जाएगा, एंड ऑफ द प्रोडक्ट में अटैच नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। तो ये वाला चीज़ बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा, देखो कैसे। तो ये R हो गया, R भी यहाँ पे देखो शिफ्ट हो गया है यहाँ से, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ गया है, ये वाला चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, ये वाले में आपके पास RCO- और BPC, ये कम्प्लीटली बाहर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या,
सिर्फ ये वाला चीज़, ये भी बाहर हो गया और ये भी बाहर हो गया, बचा क्या आपके पास, प्रोडक्ट बना। समझ गए ना कैसे यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट। तो ये क्या रहा आपका, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिफ्थ आपका डिस्कशन द एडिशन रिएक्शन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ मार्कोनिकॉफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। ओके, देखो 5 क्वेश्चन में इतना टाइम निकल गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है इसमें, ताकि मैं एक ही वीडियो में कवर कर सकूँ पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ मैं अब, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक है तो थोड़ा डर भी लगता है जल्दी चलने से। ओके, तो द एडिशन एडिशन रिएक्शन क्या होगा पहले उसके बारे में समझा देना, ठीक है। द एडिशन रिएक्शन इन विच द अटैकिंग रिएजेंट, मतलब क्या होता है आपका, दो टाइप का अटैकिंग रिएजेंट होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। एंड एड अप टू द सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल या किसी भी चीज़ को आप जोड़ रहे हो उसमें। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो एडिशन रिएक्शन का, ये एथीन है आपके पास, उसके पास एच बी आर है। अब यदि ये सिमेट्रिकल एथीन है तो आप बी आर को आप कहीं भी जोड़ सकते हो, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों वही चीज़ है इसमें। अब इसमें देखो मार्कोनिकॉफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है इसमें, मार्कोनिकॉफ रूल सजेस्ट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ प्रोटिक एसिड मतलब यही होगा, HCl हो चाहे फिर HBr हो या HI वाट एवर, ठीक है, HCl HBr कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है, इसको प्रोटिक एसिड बोलते हैं। टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ प्रोटीन, जब भी आप इसको रिएक्शन में आप HCl या प्रोटिक एसिड को ऐड करोगे टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये दिया हुआ एग्जांपल CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अलग अलग है दोनों, ठीक है। द हाइड्रोजन एटम बॉन्ड्स टू द कार्बन एटम दैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाइल द हेलोजन, देखो नॉर्मली मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो रहा था तो आपके पास HBr था, तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, देखो दोनों मैं कर देता हूँ, चाहे आप इसके साथ Br को जोड़ो और इसके साथ CH3, इसके पास H हो गया, या आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, इसके साथ H जोड़ दो और इसके साथ आप हो सकता है Br जोड़ दो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों कंपाउंड का नाम सेम होता है, ठीक है ना। यदि आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, डबल बॉन्ड CH2 हो गया और प्लस HBr है आपके पास, तो इसके लिए शर्त होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, तो इसके लिए आपको मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो इसने क्या कहा था, इस एल्किन को ही देखना आप, ठीक है, बाकी से क्या जुड़ा हुआ है इधर ये नहीं देखना है, इसको ही देखना खाली। तो जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जिसके पास, जिस एल्किन के कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा उसके पास ब्रोमीन आके जुड़ेगा, ठीक है ना, और जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे आके हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा आपके पास CH3, CH के पास Br जुड़ेगा और इसके पास CH3 हो जाएगा, मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा ये, ठीक है। उल्टा मत करके आना इसका, नहीं तो गलत हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। फिर से बोल देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ इसको, कि कैसे भी दे सकता है, इसकी जगह कोई भी एरोमेटिक एलिफेटिक कुछ भी दे सकता है, ठीक है, वो सब हमको नहीं देखना, खाली क्या देखना है, इसको देखना। जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी देयर, ये लिखा है ना आपके पास, कार्बन एटम दैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहाँ पे आके जुड़ेगा आपके पास, वाइल द हाइड्रोजन एटम विथ फीवर हाइड्रोजन एटम, इससे शायद आपको समझ में ना आ रहा हो तो नॉर्मल भाषा में बता दिया आपको। तो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसके साथ Br जोड़ देना और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसके पास H जोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको समझा के फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो दिस फिनोमिना अराइजेस फ्रॉम द जनरेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये ठीक है, प्रोसेस में जो भी होगा इसका, वह कार्बोकेटायन जनरेट कर रहा है फिर आके उसमें जुड़ रहा है, वो सब सेम हो गया। अब छठवा क्या होगा, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद आपको फिर दो चीज़ बताने हैं इसमें, यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर, ठीक है ना। E1 जैसे SN1 SN2 था ना, वैसे E1 और E2 भी होता है, उसको समझाने बोल रहा है।
तो SN1 को यूनिमोलिकुलर और SN2 को बाईमोलिकुलर बोला जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो नॉर्मली आपको बताना होगा SN एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है पहले तो, ये वाला चीज़। तो एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज मेनली यूज टू ट्रांसफर सैचुरेटेड कंपाउंड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यदि आपको सिंगल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड को डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में चेंज करना हो तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करना है। गॉट इट, ये चीज़ है। ओके, तो ये नॉर्मली दिया हुआ है ये, ठीक है। कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा आगे मैकेनिज्म में पूरा चीज़, ठीक है ना। तो यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर टू मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन, E1 एंड E2। E1 मैकेनिज्म इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। E2 को क्या बोलते हैं, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन। तो E1 क्या होता है आपका यूनिमोलिकुलर, समझ लेते हैं। तो ये आपके पास एल्केन है, एल्केन है ना, कौन सा एल्केन है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन आप लोगों ने 12th में पढ़ा है भाई, ठीक है। हेलो एल्केन है ये वाला। तो हेलो एल्केन का जो, देखो, जो SN1 का था, SN2 का जो मैकेनिज्म था ना, सेम टू सेम इसमें भी होता है। SN1 है तो सिंगल इस 2 स्टेप में हो रहा था, तो E1 है तो ये भी 2 स्टेप में पूरा होगा। पहले कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा, फिर आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होता है फर्स्ट स्टेप में, दैट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो ये हेलोजन है दोनों में, तो ये यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट होगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो बेस है, बेस मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके अटैक करता है इसमें। तो ये बेस क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर लेगा, और क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे फॉल डाउन हो जाता है, तो आपका डबल बॉन्ड बन जाता है, ईजी है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो लिखा है उसको पढ़ना आप लोग, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा आपका, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ये आपका सिंगल स्टेप में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ एक साथ फॉलो अप होता है, मतलब एक साथ अटैक होता है इसमें। तो निक्लोफाइल क्या करेगा, जो आपका बेस होगा इस हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जनरेट करेगा, मतलब फॉल डाउन होगा, ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड। सिंगल स्टेप में होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एंड द रिएक्शन रेट इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बोथ एलिमिनेटिंग एजेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। कितना बाई प्रोडक्ट बनता है ये डिपेंड करता है कि कितने, मतलब कितना नंबर ऑफ कार्बन उसमें क्या है, ये सब चीज़ों पे। गॉट इट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन आपने 12th में पढ़ा है, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन बिटवीन टू नॉन एनालाइजेबल एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन। देयर विल बी नो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए उसमें भाई। इन ए बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में होगा, एंड वन मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज एंड वन करस्पॉन्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनदर गेट्स रिड्यूस टू द अल्कोहल। इसमें क्या करते हो आप लोग, 2 फॉर्मेल्डिहाइड का क्या लेते हो, मॉलिक्यूल लेते हो, ये है ना फॉर्मेल्डिहाइड, और किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। तो इसका जो एक एल्डिहाइड होगा ना, वो ऑक्सीडाइज होकर सोडियम फॉर्मेट में चेंज होता है, और एक रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है। यही है आपका कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इतना लिख के आप दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये एरोमेटिक वाला समझाया हूँ, आपको जो याद हो जाए आप उसको लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी एक। और उसके मैकेनिज्म में चलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म सबसे पहला स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड, ये क्या चीज़ है, एल्डिहाइड है, तो इसमें से पोलैरिटी जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ओ एच माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा, सेम चीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद जो O होगा वो फिर से यहाँ पे शिफ्ट होता है, और ये इस ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो अब क्या होता है आगे, ये वाला कंप्लीट मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, ओके। अब एक और एल्डिहाइड है आपके पास, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड क्या काम करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे फॉल डाउन होता है, बाकी ये कंप्लीट जो हाइड्रोजन होगा ना, ये यहाँ पे आके अटैक करता है इस पोजीशन पे। तो ये क्या बना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दिया, आप देख लो पूरा चीज़ को, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये फॉल यहाँ फॉल डाउन हुआ तो डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, ये OH हो गया और ये H हो गया, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ता है, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, देखो 3 हुआ। अब बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया तो ये माइनस हो गया आपके पास। अब स्टेप था, इसको बोलते हैं हाइड्रेट आयन। अब स्टेप 3 में हूँ, देखो अलग से ही बता दिया, बढ़िया इसको, ठीक है। स्टेप 3 से छोटा है ये। अब आपके पास ये जो था CH डबल बॉन्ड, ये हाइड्रेटेड हुआ आपके पास। अब क्या होगा, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा, तो ये वापस आके इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा,
किसमें चेंज हो गया, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस हो जाएगा। देखो समझ गया ना क्या हुआ। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो ये इस हाइड्रोजन को लेगा और क्या हो जाएगा आपके पास, ये चेंज हो जाएगा आपका, ऐसा अल्कोहल बाहर हो जाता है इसमें पूरा चीज़। तो ये अच्छा है ना इसके पास, तो ये अल्कोहल बाहर हो जाएगा इसमें। फिर इसी क्या बना देगा, फॉर्मेट के साथ भी ऐसे ही होगा आप लोगों का, तो इतना भी लिखोगे इसमें काफ़ी है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ ताकि कवर कर दूँ इसमें, ठीक। ये चीज़ है, तो ये 3 स्टेप में पूरा होगा आप लोगों का। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन हाइड्रोक्साइड आयन, देन ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप हो गई है। उसके बाद थर्ड में, उसके बाद आता है आपका ओल्फिकेशनल रिडक्शन या ओल्फिकेशनल रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। ओल्फिकेशनल किस में होता है, बेस के प्रेजेंस में होता है, जैसे क्लेमेंसन था ना, तो ये भी वैसी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरा होता है इसमें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ओल्फिकेशनल रिडक्शन या रिएक्शन इज ए प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन टू मेथिलीन, ठीक है ना, मतलब वही है, डबल बॉन्ड को क्या करेगा, कार्बोनिल को CH2 में या एल्केन में चेंज करता है ये, और कुछ नहीं। सेम प्रोसेस है जैसे क्लेमेंसन का हुआ था, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि आप इसमें अलग रिएजेंट का यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, ठीक है। हाइड्रोजन को जैसे आप करोगे ये आपका क्या बना देगा, हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन का फिर यहाँ पे आप जब इसको डिकम्पोज करते हो मतलब हीट के साथ, तो नाइट्रोजन बाहर निकलेगा और ये एल्केन में चेंज कर देते हैं, ठीक। ये इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब आते हैं मैकेनिज्म में। तो ये क्या हो गया, कीटोन है, ठीक है, हाइड्रोजन है ऊपर में, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेगा, H2O बाहर निकलता है। ये लिखना है ना, H2O माइनस H2O बाहर हो जाएगा। अब जहाँ पे ऑक्सीजन था वहाँ पे नाइट्रोजन आके जुड़ जाता है और ये NH2 बनता है। यही बचा ना आपके पास, ये वाला ग्रुप, इसी को तो ला के जोड़ा हूँ, ठीक। अब हुआ इतना। अब क्या होता है, बेस के साथ इसका प्रेजेंस बेस के साथ होगा, तो बेस का क्या काम होता है जी, ये हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है ये, ठीक है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो इधर की ओर शिफ्ट होगा और ये वाला मतलब किधर चला जाएगा, नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये माइनस चार्ज लगा दिया मैंने यहाँ पे, नाइट्रोजन तो निकल ही गया बाहर, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो आपके पास ये BH वाला था ना, ये महाराज फिर से आके रिएक्ट करता है, देखो इसमें, ठीक है। मतलब इसका जो हाइड्राइड होगा, प्रोटोनेशन होता है इसे बोल सकते हो आप लोग। तो ये प्रोटोनेशन क्या करेगा, यहाँ पे आगे अटैक करता है H+ होने की वजह से, तो ये बन गया आपका एल्केन। तो ये और इजी हो गया, ठीक है, उससे ज़्यादा। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ थोड़ा। ये कीटोन है आपके पास, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक, बाहर निकलेगा तो आपके पास ये जो ग्रुप है उसको आपस में सीधा जोड़ देना आप लोग। तो बेस क्या काम करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इस हाइड्रोजन को जैसे रिमूव करेगा ये वाला बॉन्ड इधर फॉल डाउन होगा, ठीक है, और ये कंप्लीट बाहर हो जाएगा एज ए नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में ये बॉन्ड आएगा ना तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है कभी भी, तो नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। और ये जैसे इसके पास फॉल डाउन हुआ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो H+ था ना, ये वाला जो बाहर निकला था, तो इसमें भी क्या होगा, देखो ये बाहर निकल जाएगा बेस, और ये जो हाइड्रोजन बचेगा ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। गॉट इट। अब उसके बाद देखो ऊर्ज रिएक्शन और इजी है, ठीक है, जरूर करके जाना। ऊर्ज रिएक्शन क्या बनाता है, एल्केन बनाने का मेथड है ये भी। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब ईथर होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला बनाता है ज़्यादातर ये, ठीक है, कंटेनिंग डबल बॉन्ड द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज द वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड लिया जाता है और सोडियम लिया जाता है, मेटल का यूज़ करते हैं, तो आर आर आपस में आके जुड़ता है, तो ये एल्केन बनाने का मेथड है, इसलिए इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन है ये, ठीक है। मैकेनिज्म देख लो क्या होगा, इजी है, 3 स्टेप में होगा ये भी। तो ये जो सोडियम होता है वो सबसे पहले क्या बना देगा, सोडियम आयन बनाएगा, और सेकेंड फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो पोलैरिटी जनरेट होगा इसके बीच में, तो ये फ्री रेडिकल बनाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल हो गया, ये माइनस हो गया। फ्री रेडिकल इट इज़ हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, आपका पास जो सोडियम प्लस बना था, ये सोडियम प्लस और ये रेडिकल आपस में आके अटैक करता है, तो ये क्या बना देगा, सोडियम, ठीक है। अब ये सोडियम क्या हो जाएगा, ये NaX बाहर हो जाएगा इसमें से, ठीक है, और ये आर आर आके जुड़ जाता है आपस में, ये चीज़, तो ये एकदम इजी है इसका स्टेप। अब 8वें में देखते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट,
ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, बाकी एक रिपीटेड है, उसको नहीं कराऊंगा। एक्सप्लेन द पेरोक्साइड इफेक्ट, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ जो बोलते हैं ना, उसका जस्ट उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है और खारास इफेक्ट भी बोला जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? द पेरोक्साइड इफेक्ट ऑल्सो नोन एज खारास इफेक्ट and occurs when the organic peroxide causes the anti-Markovnikov addition of hydrogen halide या protic acid to the alkene. This effect is observed with HBr but not with HCl and HI. इसके साथ नहीं होता, हमेशा HBr के साथ ऑब्जर्व किया गया इसको। ठीक है, द इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द फ्री रेडिकल प्रोसेस। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है इसमें? फ्री रेडिकल का होता है। विथ पेरोक्साइड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट द HBr इनटू द हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन फ्री एज अ फ्री रेडिकल। तो आगे देखते हैं इसको क्या बोल रहा है ये। इसमें आप फ्री रेडिकल बोल रहे हैं तो 3 प्रोसेस होगा जी इसमें। द पेरोक्साइड इफेक्ट में भी फर्दर एक्सप्लेन इनिशियल, मतलब फ्री रेडिकल के बारे में बता रहे हैं। फ्री रेडिकल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ प्रोसेस, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो इनिशिएशन क्या हो? इनिशिएट, जो इनिशिएट करेगा उसको एच न्यू हीट के प्रेजेंस में ही होगा वो। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डिकम्पोज अपॉन द हीटिंग आर अंडर द यूवी लाइट टू फॉर्म द फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाएगा ये। तो ये आर ओ, ये क्या है? पेरोक्साइड है। यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा, ये इधर लेके चला जाएगा, अपना होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन 2 तो ये 2 मॉलिक्यूल इसका बन जाता है आपको। एक इसका हो गया, एक इसका हो गया जी। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? एल्कोक्सी रेडिकल। एल्कोक्सी रेडिकल अब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द HBr। अब आपके पास जो HBr होगा उसका हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अब Br मतलब अपना जो फ्री रेडिकल किसको ट्रांसफर कर देगा? इस Br को ट्रांसफर कर देगा। ठीक, अब प्रोपोगेशन में क्या होगा? इसको आगे बढ़ाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जो ब्रोमीन होगा ये इसको, ये जो लिखा है यहाँ पे प्रोपीन लिखा है ना, तो ये CH2 को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा मार्कोनिकॉफ वाला। ठीक है ना, आप क्या बोल रहे? देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ जैसे आपके पास शुरू में जो बताया था ना, उसी टाइप से बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ जो लिखा है CH और यहाँ पे मान लो CH3 है, पहले जैसे ही है, उल्टा कर दिया इसको मैं और कुछ नहीं। तो मार्कोनिकॉफ क्या बोल रहा था? जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा उसके पास आके ब्रोमीन जुड़ेगा, यही बोल रहे थे ना आप लोग। लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, मतलब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, वहाँ पे आके ब्रोमीन जुड़ता है इसमें। ठीक है, उल्टा होता है जस्ट। तो ब्रोमीन हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा आपके पास। तो ये CH2, ये अपना रेडिकल इसको ट्रांसफर कर दिया, ये इसके साथ आके जुड़ गया। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये Br हो गया, ये भी फ्री रेडिकल है CH Br। तो HBr के साथ फिर रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे RBr बाहर हो जाएगा, ये वाला। ठीक, और H इसको दे देगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन दिस साइकिल कंटिन्यू द प्रोपोगेटिंग द चेन रिएक्शन। अब इसको टर्मिनेशन करना जरूरी है, इस रिएक्शन को रोकना जरूरी है, नहीं तो चलते रहेगा कब तक पता नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो Br है तो आपके पास ब्रोमीन बन जाएगा, ये दोनों Br आपस में, ब्रोमीन गैस बाहर हो जाएगा। ये दोनों आपस में है तो ये क्या काम करेगा? तो ये भी आपस में आके जुड़ेगा। ठीक है, एक और ब्रोमीन जोड़ देते हैं इसमें, ताकि ये ब्रोमीन आके इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के थ्रू एंटी मार्कोनिकॉफ का। ध्यान रखना थोड़ा, इसका मैकेनिज्म भी पूछा गया है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और लास्ट में देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है इसमें, तो ये छोटा सा ही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे सबसे पहला क्वेश्चन, और ये 9th वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ऐड होगा ऑब्वियसली। तो एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द एडिशन प्रोसेस व्हेन 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड आर प्रोड्यूस्ड एंड pi बॉन्ड ऑफ रिएक्टिंग विथ मल्टीपल बॉन्ड सच एज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज ब्रोकन। तो ये आपके पास इथीन है। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अटैक करेगा? ब्रोमीन पे, और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, एक एलिमिनेट हो जाता है। ये आपस में आके जुड़ेगा ब्रोमीन, फिर से क्या होगा? ये ब्रोमीन आके फिर यहाँ पे आके अटैक करेगा। ठीक, तो आपका ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो, रीमन टिमन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है।
तो रीमैन टीमैन रिएक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल जो भी होगा देख लेना इसमें। तो इसमें फिनॉल का रिएक्शन किसके करवाया जाता है, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करवाया जाता है। तो क्या बनेगा आपको, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपस में आके कम्प्लीटली जुड़ जाएगा। अब यहाँ से अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा। एल्डिहाइड से फिर इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाने से फिर ये जो आपके पास Na था ना, ये सीधा अल्कोहल फिर से अल्कोहल में चेंज हो जाता है। मतलब इस अल्कोहल को ब्लॉक करने के लिए ना आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, नहीं तो फिर उसके साथ भी रिएक्ट कर देगा। ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ सीधा, बढ़ता नहीं उसको मैं भी फिलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है, ठीक। तो ये क्या बना देगा आपका, कार्बो एनायन बना देगा, और ये डाइक्लोरो कार्बिन बोलते हैं इसको, याद रखना, डाइक्लोरो कार्बिन इस टाइप का। तो फिनॉल का रिएक्शन किससे कराओगे, KOH के साथ, तो ये फिनॉक्साइड बनाएगा, ठीक। मतलब H2O बाहर हो जाएगा यहाँ से, और K आके यहाँ पे जुड़ता है तो उसको बोला जाता है पोटेशियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे पोटेशियम को शो नहीं कर रहा है, ठीक है एक्चुअली में यहाँ पे पोटेशियम इस टाइप का रहता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस का प्रोसेस होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होने वाला, और ये इसके पास देखो बॉन्ड है, तो ये वाला चला जाएगा इसके पास, कार्बिन के पास। अब कार्बिन आके इसके पास जुड़ रहा है ना, तो इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा अभी, ठीक। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक, तो ये किधर चला जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए इधर चला जाएगा। ये जो माइनस है इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, देखो, ठीक है। ये रेजोनेंस के थ्रू ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस है। फिर इसका KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे तो क्या होगा, KOH क्या करेगा जी, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, यही करता है ना, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, ठीक। इसके पास ऑलरेडी क्या होगा, KOH है, ठीक है। तो इसके पास जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप आके क्या करेगा, आपस में आके जुड़ेगा ये, ठीक। मतलब क्या होगा, ये जो OH होगा यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर होगा, ठीक। तो दोनों को मैं यहाँ पे जोड़ दिया, देख लो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला माइनस है तो ये प्रोटोनेशन का प्रोसेस करेगा, ये कंप्लीट ग्रुप बाहर हो जाएगा आपका। तो यहाँ बचेगा, क्लोरीन बाहर हो गया तो बचा क्या यहाँ पे, C बचा, H बचा, O बचा, और ये बॉन्ड यहाँ पे गिर रहा है तो डबल बॉन्ड बचा यहाँ पे, तो बन गया ना सैलिसिल्डिहाइड। तो रीमैन टीमैन रिएक्शन क्या बनाएगा आपका, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। एग्जाम 12th में पूछा जाता था इसको, हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। अब एक और बचता है आपके पास, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, दोनों को अच्छे से करके जाना। तो सैलिसिलेट जो भी होगा इसका हिस्ट्री देख लेना आप लोग, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है इसमें आपका, सैलिसिलिक एसिड के बारे में पहले लिख देना थोड़ा सा, एस्पिरिन को, सैलिसिलेट फाउंड इन द विलो बार्क, कहाँ मिलता है ये भी बता दिया है, एंड वेयर यू यूज द एंशियंट सिविलाइजेशन फॉर पेन, मतलब पहले के ज़माने में ना इसको पेन किलर के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता था, और फीवर के लिए भी। और जॉन बुचनर, या ये इसने आइसोलेट किया था किसको, सैलिसिन को, सैलिसिन इन 1828 में, मतलब एस्पिरिन वही होता है, तो इस सैलिसिन को इसने सेपरेट किया था, ठीक है ना। लेटर सिंथेसाइज द सैलिसिलिक एसिड, इससे फिर सैलिसिलिक एसिड बनाया था उसको, जो यूटिलाइज किया गया एस्पिरिन बनाने में, ठीक है। ये चीज़ है, हिस्ट्री है कुछ देख लेना। ये इसका केमिकल रिएक्शन है, ये इसका सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन आप किससे करवाओगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो आपको क्या मिलता है, एस्पिरिन मिलता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इसको ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल में करवा चुका है, तो जिसने प्रैक्टिकल किया होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसको बना के देखें। यूज़ क्या होता है इसका, सेम वही पैरासीटामोल वाला भी यूज़ लिख सकते हो आप, ठीक है। एनाल्जेसिस में होता है, इफेक्टिव रिड्यूसिंग माइल्ड इन मॉडरेट पेन, फीवर मैनेजमेंट होता है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम करने का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, ठीक है ना। और कार्डियोवास्कुलर, कुछ हार्ट की बीमारियों के लिए भी काम में आता है ये, ठीक है। बाकी देख लेना, यूज़ ना ईजी है। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 ऑफ, देखो ये भी पूछा गया लास्ट टाइम, लास्ट 3 ईयर में पूछा है इसको। तो SN1 SN2 बहुत ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो ये रहा मेरे तरफ से, ठीक है। बाकी सेम है इसमें, बाकी और कुछ नहीं इसमें, तो अच्छे से करके जाना इसको आप लोग, ठीक है। ये मत सोचना कि ऑर्गेनिक है तो नहीं करेंगे, हो सकता है 1 से 4 में यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है आप उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, बाई चांस अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो फंस जाओगे ना। तो बेटर है 100% तैयारी करो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं 90% या 80 to 90% आप स्कोर कर लोगे,
यदि ईमानदारी से पढ़ के और लिख के आओगे तो। ये नहीं कि बस देख लिया और चलेगा, कुछ भी लिख के नहीं आ रहे तो कहाँ से मिलेगा आपको नंबर। ठीक है ना। तो मेरा सजेशन है ये कि पूरा पढ़ के जाना। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बनता तो नहीं बनेगा, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत तो करो। ठीक है ना। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चौथा वीडियो मैं आप लोग को ला के दूंगा जल्दी से जल्दी। अभी बना नहीं है, उसमें स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जितना हो सके मैं ला के दूंगा जल्दी से आप लोगों को। 4 वीडियो आप लोगों को अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है ना। यूनिट 1, 2, 3 और 5, यूनिट 4 बचा हुआ है आपका। सो आई विल प्रोवाइड सुन, जस्ट लेट्स वेट फॉर दिस। ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स। अच्छे से पेपर की तैयारी करो, प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से करो। प्रैक्टिकल का वीडियो भी मेरे इसमें, जो मेन 2 प्रैक्टिकल है उसके वीडियो भी अपलोडेड है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।